12 अगस्त 1997 को मुंबई में ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। फेमस टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार सुबह 10 बजे शिव मंदिर में पूजा करने गए थे। पूजा करने के 15 मिनट बाद घर वापस लौटते समय एक शूटर ने गुलशन कुमार के सर पर बंदूक रख दी और बोला, बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद ऊपर जाके करना। इसके बाद उस शूटर ने 16 गोलियां गुलशन कुमार में दाग दी और पूरी दुनिया को बस एक सवाल के साथ छोड़ दिया कि आखिर गुलशन कुमार को किसने और क्यों मारा। चलिए जानते हैं गुलशन कुमार के मर्डर की पूरी कहानी। साल 1951 दिल्ली की एक पंजाबी फैमिली में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का जन्म हुआ था। बहुत छोटी उम्र में ही गुलशन कुमार अपने पापा की जूस शॉप पर काम करके उनका हाथ बटाने लगे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर जल्दी से जल्दी अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। इसी तरह समय बीतता गया और सिर्फ 23 साल की उम्र में ही गुलशन कुमार ने एक कैसेट शॉप खोली जिसमें वो दूसरी कंपनीज के गाने की कैसेट बेचा करते थे। फिर उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज नाम से एक म्यूजिक कंपनी बनाई जिसमें वो खुद के गाने गाकर बेचते थे। और आप विश्वास नहीं करोगे कि इस मेहनती बंदे ने उस बिजनेस को इस लेवल पर ले गए कि उसने खुद की एक बिल्डिंग बनवाई जो पूरे नोएडा की सबसे पहली कमर्शियल बिल्डिंग बनी थी। गुलशन कुमार भगवान शिव और मां अंबे के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान की कृपा उन पर इतनी बरसी कि उन्होंने साल 1983 में अपनी कंपनी का नाम टी सीरीज रख दिया था। टी सीरीज में टी का मतलब त्रिशूल है। गुलशन कुमार बहुत ही शांत नेचर वाले व्यक्ति थे। वो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में और नए लोगों को गाने का मौका देते थे। जैसे कि उन्होंने टी सीरीज में अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, कुमार सानू और म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण भी थे। आप इस फोटो को ध्यान से देखो, इनमें से जो ये नदीम सैफी है, ऐसा माना जाता है कि इसने ही गुलशन कुमार को मरवाया था। गुलशन कुमार अपने कल्चर को काफी फॉलो करते थे और अलग अलग मंदिरों में डोनेशन भी किया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर में भंडारा भी स्टार्ट करवाया था जो आज भी उन्हीं के नाम से होता है। गुलशन कुमार इतने अच्छे इंसान थे कि पिंजरे में बंद बर्ड्स को खरीद कर उड़ा देते थे। रास्ते में कोई जानवर मर जाता था तो उसकी बॉडी को खुद दफनाते थे। ये बात इतनी आसानी से हजम नहीं होती ना कि जिस बंदे ने पूरी जिंदगी दूसरों का भला किया, किसी ने उसे ही मरवा दिया। साल 1990 में रिलीज हुई आशिकी मूवी से ही गुलशन कुमार की हत्या का कनेक्शन है। और क्या कनेक्शन है, चलिए पूरा जानते हैं। दरअसल टी सीरीज ने साल 1990 में आई फिल्म आशिकी के गाने कंपोज करने का मौका नदीम श्रवण को दिया था जो कि एक उभरती हुई जोड़ी को थी। आप जानते ही होंगे कि इस मूवी के गाने कितने सुपरहिट रहे थे और इस सफलता की वजह से टी सीरीज के सारे गानों में ऑलमोस्ट नदीम श्रवण का ही म्यूजिक चलता था। बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बनने के बाद नदीम ने गाने गा के टी सीरीज में रिलीज करने का सोचा। नदीम म्यूजिक डायरेक्टर तो अच्छे थे पर गाने के मामले में उनका हाथ थोड़ा तंग था। इसलिए गुलशन कुमार ने नदीम को सलाह भी दी कि तुम गाना मत गाओ, तुम म्यूजिक पर ध्यान दो, पर नदीम नहीं माना। दोस्ती की वजह से गुलशन कुमार नदीम के कुछ गाने प्रमोट करने के लिए रेडी हो गए। जैसा कि गुलशन कुमार को लगा था इस गानों पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया और एल्बम फ्लॉप हो गई। जब कंपनी को काफी बड़ा लॉस होने लगा तो गुलशन कुमार ने नदीम के गाने को प्रमोट करना एकदम से बंद कर दिया। 1995 आते आते टी सीरीज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका था कि इंडिया में रिलीज होने वाले टोटल गानों में से 65% गाने के राइट्स टी सीरीज के पास ही थे। अगर टी सीरीज उस समय किसी के एल्बम के राइट्स नहीं खरीदता था तो उसके चलने के चांसेस ना के बराबर हो जाते थे। नदीम को ये बात खटक गई कि ना तो गुलशन कुमार उसे काम दे रहे थे और ना ही उसके गाने प्रमोट कर रहे थे। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने गुलशन कुमार को जान से मरवाने की सोची और गुलशन कुमार को मरवाने के लिए नदीम ने सुपारी भी दी। और किसको? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड और बॉलीवुड के डॉन अब्बू सलीम को। मई 1997 में दुबई के एक होटल में गुलशन कुमार को मारने के लिए एक मीटिंग होती है।
इस मीटिंग में म्यूजिक डायरेक्टर नदीम और दाऊद के राइट हैंड अब्बू सलीम गुलशन कुमार की मौत की तारीख लिख रहे थे। नदीम ने बताया कि कैसे गुलशन कुमार ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है और वो दोनों उसकी हेल्प करें। अब्बू सलीम ने इस काम के लिए 25 लाख रुपए टोकन लेकर गुलशन कुमार का पत्ता साफ करने की बात कही। अब्बू सलीम को ये फायदे का सौदा लगा क्योंकि वो म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार को मारकर अंडरवर्ल्ड में और ज्यादा मशहूर होना चाहता था। अब्बू सलीम गुलशन कुमार की लाइफ के लास्ट चैप्टर की प्लानिंग एकदम फुल प्रूफ करना चाहता था। इसके लिए उसने गुलशन कुमार के हर दिन के हर मिनट की इंफॉर्मेशन निकलवाई। गुलशन कुमार कब खाना खाता है, कब जागता है और यहाँ तक कि कब टॉयलेट जाता है। ध्यान रहे कि ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, ये सारी बातें इस बुक में लिखी हुई है, जिस बुक का नाम है माई नेम इज अब्बू सलीम। ये बुक उस समय के बहुत ही फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एस हुसैन जैदी ने लिखी थी। खैर, अब्बू सलीम एक साइकोपैथ की तरह गुलशन कुमार को 5 अगस्त 1997 को पहली बार कॉल करता है। शॉकिंगली उस कॉल में वो 10 खोखा यानी कि 10 करोड़ की फिरौती मांगता है। साथ ही ये भी पूछता है कि वो नदीम के गाने प्रमोट क्यों नहीं कर रहा है। जनरली ऐसे ब्लैकमेल कॉल्स को लोग पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत अजीब बात यह है कि ये बात गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार ने उन्हें बहुत समझाई कि भाई पुलिस को बता दे। फिर भी गुलशन कुमार ने ये 10 करोड़ की फिरौती वाली बात पुलिस को नहीं बताई। 9 अगस्त को फिर से अब्बू सलीम का कॉल आया और फिर से फिरौती मांगने पर गुलशन कुमार ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, इससे अच्छा है कि मैं वैष्णो देवी पर भंडारा ना करवा दूं। ये बात सुन के अब्बू सलीम का ईगो हर्ट हो गया और ये दिक्कत वाली बात बन गई। गुलशन कुमार के पूरे शेड्यूल को सही से एनालाइज करने के बाद अब्बू सलीम ने वो मौका ढूंढ ही लिया जब वो अपने काम को अंजाम दे सकता था। अब्बू सलीम को ये पता तो था कि गुलशन कुमार रोजाना घर से 4 किलोमीटर दूर अंधेरी वेस्ट के जीत नगर में जो जितेश्वर महादेव मंदिर पूजा करने जाते हैं और मंदिर की लोकेशन और माहौल अब्बू सलीम के शूटर्स को हत्या करने के बाद भाग जाने के लिए इजी लग रहा था। गुलशन कुमार के पास पहली धमकी का कॉल 5 अगस्त 1997 को आया था। दूसरी धमकी का कॉल 9 अगस्त 1997 को आया था और फाइनली अटैक मंगलवार 12 अगस्त 1997 को हुआ था। इसी दिन रोज की तरह ही गुलशन कुमार अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने व्हाइट कुर्ता और व्हाइट चप्पल पहनी है। घर से मंदिर जाने के लिए गुलशन कुमार अपनी मारुति एस्टीम में अपने ड्राइवर रूपलाल सरोज के साथ निकलते हैं। सुबह 10 बजे तक जितेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गाड़ी आकर रुकती है। हमेशा की तरह उनका ड्राइवर कार को मंदिर के पास के इस अपार्टमेंट के बाहर पार्क करता है और गुलशन कुमार गाड़ी से उतरकर मंदिर में जाने लगते हैं। भगवान की पूजा करने के बाद जैसे ही गुलशन कुमार मंदिर से बाहर आते हैं तो उनका ड्राइवर रूपलाल उनसे रोज की तरह ही पूजा की थाली ले लेता है। मंदिर के ठीक सामने वाली नाई की दुकान पर तीनों शूटर्स बैठकर गुलशन कुमार के मंदिर से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये तीनों ही अब्बू सलीम के बंदे हैं जिनको गुलशन कुमार को मारने का काम सौंपा गया था। इन तीनों में एक था अब्दुल रौफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, दूसरा अब्दुल राशिद और तीसरा है अनिल शर्मा। जैसे ही गुलशन कुमार अपनी कार के पास पहुंचते हैं, उनके पीछे से अब्दुल रौफ ने गुलशन कुमार के सिर पर गन तान दी और बोला, बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद करना। गुलशन कुमार कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक गोली चली और उनके सिर को छूती हुई निकल गई। घबराहट में गुलशन कुमार पास ही के एक पब्लिक टॉयलेट में छुपने के लिए भागते हैं, पर हड़बड़ाहट में उनका पैर फिसल जाता है। पैर स्लिप होते ही अब्दुल रौफ उन पर 3 गोलियां और चला देता है जो उनकी पीठ में लगती है। 3 गोलियां लगने के बाद और इसी तरह घायल होने के बाद भी गुलशन कुमार अपने आप को घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं और दीवार का सपोर्ट लेकर उठने की ट्राई करते हैं, पर वहीं गिर जाते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर ड्राइवर रूपलाल गुलशन कुमार की मदद करने के लिए आगे आता है और कलश उठाकर अब्दुल रौफ पर फेंकता है। अब्दुल रौफ रूपलाल के दोनों पैरों में गोली मार देता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 3 गोलियां लगने के बाद भी गुलशन कुमार पास के घरों में हाथ जोड़कर मदद मांगते हैं।
पर लोग उन्हें देखकर अपने गेट्स बंद कर देते हैं। इतने में ही गुलशन कुमार पर अब्दुल रऊफ, अब्दुल रशीद और अनिल शर्मा ने 12 गोलियां और चला दी। जिस मंदिर को गुलशन कुमार ने खुद रिनोवेट करवाया था, आज उसी के पास उनका अंत इस तरह से हो रहा था। ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि जब तक ये मर्डर सीन चल रहा था, तब तक अब्बू सलेम फोन पर गुलशन कुमार की चीखें सुन रहा था। उसके बाद अब्दुल रऊफ ने पास ही खड़ी टैक्सी में से ड्राइवर को बालों से खींचते हुए निकाला और तीनों शूटर्स टैक्सी में बैठकर भाग गए। इन तीनों के भागने के बाद 2 लोग मदद करने के लिए आए, जिनमें एक थे मंदिर के पुजारी रामचंद्र लवांगरे और राजेश जौहरी। गुलशन कुमार और ड्राइवर को उन्हीं की कार में लिटाकर कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, पर गोलियां बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर लगी थी, जिस वजह से गुलशन कुमार को बचाया नहीं जा सका। अगले दिन ही गुलशन कुमार की बॉडी को लास्ट राइट्स के लिए दिल्ली ले जाया गया। गुलशन कुमार की मौत से पूरा बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि पूरा देश ही शॉक में था। सबसे मेन बात तो ये है कि इस वारदात की खबर महाराष्ट्र के डीजीपी राकेश मारिया को पहले से ही मिल चुकी थी। फिर भी कोई स्टेप नहीं लिया गया और ना ही इस हत्याकांड को रोका जा सका। क्या ये माना जा सकता है कि पुलिस भी अंडरवर्ल्ड से डरती थी? आखिरकार जिस इंसान ने इतने हिट भक्ति गीत दिए, जिसकी आवाज में आज भी लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं, जिसने टी सीरीज नाम का पूरा एक एम्पायर खड़ा किया है, उसकी हत्या उस समय पूरे भारत में दुख का माहौल बन गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन सभी हत्यारों का क्या हुआ? इनमें से अब्दुल रऊफ को 2001 में कोलकाता में अरेस्ट किया गया। इस मर्डर के बाद 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब्दुल रऊफ को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई और बाकी सबको प्रॉपर सबूत न होने की वजह से रिहा कर दिया गया। बात अगर म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी की करे तो वो मर्डर के जस्ट बाद ही देश छोड़कर लंदन भाग गया और आज तक वापस नहीं लौटा। एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि जिन 19 लोगों पर मर्डर के चार्जेस लगाए गए थे, उनमें से एक नाम टिप्स कंपनी के ऑनर रमेश तोरानी का भी है। रिपोर्टेडली जिन्होंने टी सीरीज को बर्बाद करने के लिए गुलशन कुमार की सुपारी दी थी। मीडिया का कहना है कि गुलशन कुमार हिंदू कल्चर को प्रमोट करते थे, इसीलिए ऐसा सब हुआ है। इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड अब्बू सलेम को पोर्टुगल से अरेस्ट किया गया था और वो अभी भी जेल में ही है।